सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल के ऑनलाइन वीडियो में हमने बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत महाराणा सांगा के विषय में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप और मुगल संघर्ष। महाराणा प्रताप का नाम किसी के लिए अनजाना नहीं है। मेवाड़ भूमि से हम बिलोंग करते हैं और मेवाड़ भूमि किसी परिचय की मोहताज नहीं, ना देश में और ना ही विदेश में। महाराणा प्रताप ही वह नाम है जिसके कारण पूरे विश्व में मेवाड़ की प्रतिष्ठा और इसका नाम आदर से लिया जाता है। ऐसे प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में कटारगढ़ के महलों में जयवंताबाई, जो पाली के अखीराज सोनगढ़ की पुत्री थी, की कोख से इनका जन्म हुआ। महाराणा सांगा के पौत्र और उदय सिंह के पुत्र प्रताप का बचपन जंगलों, घाटियों एवं पहाड़ों में बीता। पहाड़ी लोग प्यार से इन्हें राणा कीका के नाम से पुकारा करते थे। कीका मेवाड़ अंचल में छोटे बच्चे को कहा जाता है। महाराणा उदय सिंह के बड़े पुत्र होने के बावजूद उदय सिंह का अपनी पट्यानी रानी पर अधिक अनुराग होने से उन्होंने उसके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, मगर उदय सिंह के स्वामी भक्त सरदारों ने उदय सिंह के अंत्येष्टि के बाद गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया। प्रताप ने जब राजगद्दी संभाली तब मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी। राणा सांगा के समय मेवाड़ की प्रतिष्ठा और जो प्रभाव था वह काफ़ी कम हो गया था। चित्तौड़ 1568 ईस्वी में मुगल आधिपत्य में चला गया था, जिससे मेवाड़ की प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात लगा। इसके अलावा भी मेवाड़ के कई क्षेत्र बतनौर, मांडलगढ़, जाजपुर आदि सीमांत प्रदेशों पर मुगल अधिकार स्थापित हो जाने से मेवाड़ राज्य की आय को काफ़ी हानि पहुंची। इस समय पूरा राजपूताना मुगल रंग में रंग चुका था। मारवाड़ में मालदेव का पुत्र चंद्रसेन अपनी राजधानी से बाहर मुगलों द्वारा निकला जा चुका था और पहाड़ों और जंगलों में एक निर्वासित जीवन जी रहा था। उसके दो भाई राम और उदय सिंह अकबर के शरणागत हो गए थे। इस समय तक आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी इत्यादि के शासक मुगल आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे। केवल मेवाड़ के प्रताप और मारवाड़ के चंद्रसेन ही ऐसे दो वीर राजपूत थे जो अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर चुके थे। सांगा को जहां 104 सरदारों और 9 बड़े राजाओं का समर्थन प्राप्त था, वहां प्रताप मुगलों के सामने बिल्कुल अकेला था। उसके सामने केवल 2 ही मार्ग खुले हुए थे, वह मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दे
और मुग़ल व्यवस्था का अंग बन करके सुविधापूर्ण और सुखपूर्ण जीवन जिए, यानी मुग़ल जागीरदार के रूप में उसके सामने सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। दूसरा मार्ग थोड़ा कठिन था, वो था अपने देश के गौरव और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष का मार्ग। प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का मार्ग ही चुना। प्रताप इस बात से परिचित था कि मुग़लों की अधीनता नहीं मानने पर उसे देर सवेर मुग़लों से युद्ध करना पड़ सकता है। अतः उसने अपनी शक्ति सुदृढ़ करने का कार्य प्रारंभ किया। उसने अपने स्वामीपक्त सरदारों और भीलों का एक दल बनाकर मेवाड़ की रक्षा के लिए उन्हें सन्नद्ध किया। अपनी जनता को भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने राज्याभिषेक 1572 ईस्वी के साथ ही प्रताप ने युद्ध को अवश्यंभावी मान लिया था और उसके लिए तैयारी भी कर रहा था। अकबर जो मेवाड़ से युद्ध नहीं करना चाहता था, वह चाहता था कि समझौते के द्वारा ही मेवाड़ मुग़ल अधीनता मान ले। इसके लिए उसने प्रताप को समझाने के लिए समय समय पर अपने दूत भेजे। प्रताप के राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही जून 1572 में उसने अपने वाक चतुर दरबारी जलाल खां को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा, मगर जलाल खां अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। तब अकबर को लगा शायद प्रताप की जाति व धर्म का कोई व्यक्ति उसे समझा सकता है। अतः उसने आमेर के राजकुमार और मुग़ल सिपहसालार मानसिंह को प्रताप को समझाने के लिए भेजा। जून 1573 ईस्वी में मानसिंह ने प्रताप से भेंट की, लेकिन वह भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। कर्नल टॉड ने मानसिंह की महाराणा से मुलाकात के संबंध में एक रोचक कथा भी दी है कि मानसिंह का स्वागत तो अच्छा किया गया, मगर भोजन के समय प्रताप स्वयं ने आकर के अमर सिंह को भेज दिया, जिससे मानसिंह नाराज़ हो गया और बिना भोजन किए ही युद्ध की धमकी दे करके लौट गया। इस कथा का श्यामल दास ने भी अपने वीर विनोद में उल्लेख किया है और ओझा भी इस कथा को मान्यता देते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध का एक कारण इस मानसिंह के अपमान को भी मान लिया जाता है। कुछ समय बाद अकबर ने मानसिंह के पिता भगवंत दास और उसके बाद राजा टोडरमल के नेतृत्व में चौथा दूत मंडल राणा प्रताप के पास भेजा, लेकिन ये चारों दूत मंडल असफल रहे। प्रताप के साथ बातचीत में टोडरमल ने ऐसा महसूस किया कि प्रताप अकबर से कोई लड़ाई तो नहीं चाहता है, मगर वह उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। इन दूत मंडलों की असफलता से एक प्रकार से मेवाड़ के साथ मुग़लों का संघर्ष निश्चित हो गया था। युद्ध के कारणों में हम सबसे पहला कारण जिन्हें वो अकबर की महत्वाकांक्षा थी, जो मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। दूसरी ओर
प्रताप कोई भी कीमत चुकाकर मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता था। इस प्रकार दोनों की मनोवृत्ति और भावनाएं अलग अलग थी, तो युद्ध होना एक प्रकार से अवश्यंभावी भी हो गया। फिर अकबर ने तो महाराणा प्रताप को समझौते द्वारा अपने अधीन करने के लिए दूत मंडल भी भेजे, मगर चारों दूत मंडल जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल की असफलता ने भी एक प्रकार से युद्ध को निश्चित कर दिया था। कुछ विद्वान मान सिंह के अपमान की कथा को भी हल्दी घाटी के युद्ध का कारण मानते हैं, परंतु मान सिंह 1573 ईस्वी में मेवाड़ गया था और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस मध्य 3 वर्ष का अंतर है, अतः कई विद्वानों को इस कारण को मानने में आपत्ति है। एक कारण व्यापारिक भी माना जाता है हल्दी घाटी के युद्ध का, कि विदेशों से आने वाला अधिकांश जो सामान है वो सूरत बंदरगाह पर उतरता था और वहाँ से राजस्थान, आगरा, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य केंद्रों तक जाता था। तो यह मार्ग मेवाड़ से होकर गुजरता था। कहीं मेवाड़ के शासक इस व्यापारिक मार्ग में बाधा नहीं डाल दे, इसलिए भी इस व्यापारिक मार्ग को निष्कंटक करने के लिए भी मुगल मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहते थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध का मूल कारण साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम बताया है। उनका कहना है कि यह सिद्धांतों की लड़ाई थी, जिसमें एक तरफ स्वतंत्रता प्रताप को बलिदान के लिए प्रेरित कर रही थी और दूसरी तरफ अकबर का साम्राज्यवादी पौरुष उसे ललकार रहा था कि एक छोटे से राज्य का शासक उसकी अधीनता मानने से इनकार कर रहा है। दूसरी ओर अकबर का जो दरबारी विद्वान था अबुल फजल, जो अकबरनामा का लेखक भी है, उसने हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में लिखा है कि राणा प्रताप के अभिमान को नीचा दिखाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि उसे अपने पूर्वजों के वंश की कीर्ति, स्थिति की दृढ़ता, अपने राज्य के विस्तार और सम्मान के लिए जीवन बलिदान करने को तत्पर राजपूतों की विशाल संख्या का अभिमान हो गया था। उसका दमन इसलिए भी आवश्यक हो गया था कि उसकी अवमानना, गर्व, कपट और छल सभी सीमाओं को पार कर गए थे। तो इस प्रकार राणा प्रताप के अभिमान को अबुल फजल ने इस युद्ध का कारण बताया है। जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो अकबर अजमेर आया और उसने यहाँ युद्ध की योजना तैयार करके मान सिंह को मेवाड़ अभियान का सेनापति बनाया गया। मान सिंह एक अच्छा सेनापति और अकबर का विश्वास पात्र था, अतः उसे इस अभियान का नेतृत्व सौंपना उचित ही था। दूसरी ओर अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़ना चाहता था। ये भी एक कारण हो सकता है कि उसे इस अभियान का सेनापति बनाया गया हो। उसके साथ आसफ खां, सैयद अहमद, गाजी खां, सैयद राजू खंगार, मेहतर खां, मुजाहिद बेग, आसिम बरा, जगन्नाथ कच्छावा, माधव सिंह राव लूणकरण आदि को भी भेजा गया। इतिहासकार बदायूं भी इस समय मान सिंह के साथ था, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा विवरण लिखा है। मान सिंह अजमेर से रवाना होकर माड़लगढ़ आया और वहाँ 2 महीने रुकने के बाद वह मेवाड़ की ओर बढ़ा और उसने मोलेला में अपने शिविर डाल दिए। प्रताप भी, जो कि मान सिंह की गतिविधियों को निकटता से देख रहा था, कुंभलगढ़ से रवाना होकर के उसने भी लो सिंगांग में अपना डेरा डाला। दोनों ही पक्षों की सेनाओं में काफ़ी अंतर था। मुगल सेना संख्या में मेवाड़ी की सेना से अधिक थी, उसके पास तोपें थी, जबकि मेवाड़ी सेना संख्या में कम थी और उसके पास तोपें नहीं थी। मगर फिर भी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का जोश मेवाड़ी सेना में मुगलों से कई गुना अधिक था। इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का ये युद्ध 1 दिन चला। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने इसे 18 जून को, डॉक्टर गोपीनाथ
शर्मा ने इस युद्ध को 21 जून 1576 को होना लिखा है। प्रारंभ में राजपूतों का पलड़ा भारी रहा। इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाला अबुल फजल स्वयं भी भाग गया था। राणा प्रताप ने राजपूतों के साथ युद्ध करते हुए मान सिंह के पास जा पहुंचा। मान सिंह और राणा प्रताप के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह पर वार किया, मगर जिसे उसने हाथी के होदे में घुसकर बचा लिया। कहते हैं कि प्रताप ने मान सिंह के हाथी के ऊपर अपने पैर गड़ा दिए थे और बड़ी साहस और वीरता उसने दिखाई थी, मगर हाथी के सूंड में लगे खंजर से चेतक का एक पैर कट गया था। इसी दौरान भागी हुई मुगल सेना को इकट्ठा करने के लिए रिजर्व सेना का नायक महत्तर खां नगाड़ा बजाता हुआ बादशाह सलामत स्वयं आ पहुँचे हैं। उसने ऐसा जयघोष किया जिसे भागती हुई मुगल सेना के पैर थम गए और मेवाड़ी सेना पर महत्तर खां का ये दाव भारी पड़ा। राणा प्रताप चारों ओर से शत्रुओं से गिर गए। फलस्वरूप बड़ी सादरी का जाला बीदा राणा के पास पहुंचा। उनसे मुकुट, छत्र और राज चिन्ह लेकर के उसने स्वयं को राणा घोषित कर दिया और हकीम का सूर के साथ राणा को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर भिजवा दिया। जाला बीदा इस युद्ध में वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। बीदा के मरते ही राजपूत सेना के पांव उखड़ गए और मेवाड़ एकाएक हारा हुआ युद्ध जीत गया। मेवाड़ एकाएक जीता हुआ युद्ध हार गया। मुगलों का पलड़ा भारी रहा। युद्ध के हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम के विषय में आज भी अनेक मतामत है। इतिहासकार इसे अपने अपने हिसाब से व्याख्यायित करते हैं। यदि हम निष्पक्ष रूप से देखें तो हल्दी घाटी के युद्ध में सैनिक रूप से मुगलों की पराजय हुई थी, सैनिक रूप से मुगलों की विजय हुई थी और मेवाड़ी सेना की स्थिति कमज़ोर थी और उसे युद्ध का मैदान छोड़ना पड़ा था। मगर युद्ध के उद्देश्यों के संबंध में जब हम बात करें, अकबर ने मान सिंह को जो आदेश दिया था कि उसके सामने महाराणा प्रताप जिंदा या मुर्दा चाहिए, ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। और इस उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो मुगलों के लिए ये युद्ध एक प्रकार से अनिर्णायक रहा। ऐसा कोई विशेष निर्णय नहीं निकल सका। तबकाते अकबरी में निज़ामुद्दीन ने लिखा कि मान सिंह जब शाही दरबार में पहुंचा तो अकबर ने कुछ समय उसकी ड्यूटी बंद कर दी थी, क्योंकि वह राणा को मारने या बंदी बनाने में असफल हुआ था। तो यदि मुगलों की विजय हुई थी और मुगल हल्दी घाटी युद्ध में अपने आप को विजयी मानते हैं, तो फिर इस युद्ध के विजेता सेना ने की ड्यूटी बंद करना, उसे किस प्रकार का पुरस्कार देना था। तो एक प्रकार से हम कहेंगे अकबर इस युद्ध के परिणामों से संतुष्ट नहीं था। मुगल इस युद्ध में अपने आप को विजय नहीं मानते थे। डॉक्टर एल श्रीवास्तव भी इस संबंध में लिखते हैं कि मान सिंह की लड़ाई अपने प्रारंभिक उद्देश्य में असफल रही। यह उद्देश्य राणा प्रताप को मारना या बंदी बनाना और मेवाड़ को अपने अधीन करना था। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सैनिक दृष्टि से भले ही मुगलों को विजय मिली, और उनका उद्देश्य मेवाड़ को अधिकार में करना और प्रताप को बंदी बनाना पूरा नहीं हुआ। इस विजयी मुगल सेना की राजपूतों ने ऐसी दुर्दशा की कि वह गोगुंदा में परेशान हो गई और अंत में उन्हें मेवाड़ छोड़ना पड़ा और अजमेर में शरण लेनी पड़ी। इस संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मत को हम उद्धृत करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम के विषय में। तो यदि हम इसको अधिक गहराई से देखें तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, परंतु वह विजय पराजय से कोई कम नहीं थी। राणा ने तो मुगलों को इस बार ऐसा छकाया कि वे अपना पिंड छुड़ाकर मेवाड़ से भाग निकले। यह राजपूत शैली का एक नया युद्ध था और लंबे युद्ध का श्री गणेश था।
यदि ऐसी स्थिति में हम हल्दीघाटी के युद्ध को एक लंबे युद्ध का प्रारंभ कह दें या स्थगित युद्ध कह दें तो इस युद्ध के परिणाम ठीक से समझ में आ सकते हैं। आगे की घटनाएं बताती है कि भविष्य में भी अकबर ने राणा को मारने या बंदी बनाने के प्रयास जारी रखे। एक के बाद एक मुगल सेनापति आते रहे। तो हम हल्दीघाटी के युद्ध को एक लंबे युद्ध का प्रारंभ मान सकते हैं। इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, इसलिए इसे अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। धन्यवाद। बाकी का महाराणा प्रताप और मुगल संघर्ष के जो साइंस पोर्शन रह गया है उसको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।